एक पुराना घर पहाड़ी पर अकेला खड़ा था। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। शर्मा परिवार नए नए आए थे यहाँ। नया घर देखकर सब बहुत खुश थे। उन्हें क्या पता था इस घर में कितना अंधेरा छुपा है। रोहन घर का बड़ा एक लेखक था। उसे घर का शांत माहौल बहुत पसंद आया। सीमा उसकी पत्नी एक चित्रकार थी। उसे घर की पुरानी कलाकारी ने अपनी ओर खींचा। उनकी बेटी स्नेहा 7 साल की नटखट बच्ची थी। उसे नई नई जगहें देखना बहुत पसंद था। धूल से भरे फर्नीचर और मकड़ी के जाले थे। रोहन ने बक्से खोलने शुरू कर दिए। सीमा ने कमरे साफ करने शुरू कर दिए। स्नेहा हमेशा की तरह अटारी की तरफ भागी। अटारी में अंधेरा और सीलन थी। हर तरफ मकड़ी के जाले लटके हुए थे। स्नेहा ने खांसते हुए अपने चेहरे के सामने हाथ हिलाया। दीवार के पास एक पुरानी खूबसूरत अलमारी रखी थी। स्नेहा किसी अनदेखी शक्ति से खींचती हुई हैंडल तक पहुंची। दरवाजा खड़खड़ाते हुए खुला। उसकी उंगलियां एक छोटी ठंडी चीज के चारों ओर बंद हो गईं। यह एक गुड़िया थी। स्नेहा को उससे एक अजीब सा लगाव महसूस हुआ। मम्मा देखो मुझे क्या मिला। सीमा ने खिड़की से मुड़कर देखा। उसके माथे पर बल पड़ गए। ये तुम्हें कहाँ मिली स्नेहा? अटारी में मम्मा, इसका नाम रानी है। सीमा स्नेहा को गुड़िया फेंक देने के लिए कहना चाहती थी, लेकिन वह अपनी बेटी की खुशी खराब नहीं करना चाहती थी। कम से कम अभी नहीं। उसी रात से स्ट्रेंज और गरीब घटनाएं होने लगी। सीमा को स्नेहा के कमरे से फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। उसने दालान में परछाइयां हिलती देखी। जब वह स्नेहा को देखने जाती तो गुड़िया हमेशा उसकी बाहों में होती। स्नेहा गुड़िया से बातें करने लगी थी। वह हंसती और फुसफुसाती। उसकी आवाज मुश्किल से ही सुनाई देती। तुम किससे बात कर रही हो स्नेहा? रानी मुझे कहानियाँ सुना रही है मम्मा। फुसफुसाहट तेज होने लगी। परछाइयां और गहरी हो गईं। सीमा के सपने गुड़िया की कोल्डी नीली आंखों से डरने लगे। उसे घर में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, कुछ भयानक और नजर रखने वाला। एक रात सीमा को ठंड लगने से नींद खुल गई। बेडरूम का दरवाजा खुला हुआ था। वह स्नेहा को धीरे धीरे रोते हुए सुन सकती थी। वह दौड़ती हुई अपनी बेटी के कमरे में गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कमरा एक हल्की नीली रोशनी से जगमगा रहा था। सीमा हांफने लगी। गुड़िया चमक रही थी। उसकी नीली आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। मम्मा इसे बंद करो। सीमा ने गुड़िया को पकड़ा और उसे कोने में फेंक दिया। चमक गायब हो गई। स्नेहा रोना बंद कर अपनी मां के पास दौड़ी। सीमा ने उसे कसकर पकड़ लिया। उसका अपना शरीर कांप रहा था। वह जानती थी कि उसे कुछ करना होगा। अगले दिन सीमा ने राकेश को सब कुछ बता दिया। राकेश, मुझे तुमसे कुछ कहना है। इस गुड़िया में कुछ गड़बड़ है। सीमा, यह सिर्फ तुम्हारा वहम है। तुम शिफ्टिंग के स्ट्रेस में हो। लेकिन सीमा सच जानती थी। वह घर में बुरी ताकत को महसूस कर सकती थी, जो हर गुजरते दिन के साथ और मजबूत होती जा रही थी। नहीं राकेश, तुम नहीं समझोगे। ये अलग है, ये सच है। बेबस सीमा ने अपनी बुजुर्ग पड़ोसी श्रीमती गुप्ता से मदद मांगी। श्रीमती गुप्ता अपनी पूरी जिंदगी विलेज में ही बिताई थीं। वह सभी स्थानीय किंवदंतियों और कहानियों को जानती थीं। उसने धैर्यपूर्वक सीमा की कहानी सुनी। उसका झुर्रियों वाला चेहरा चिंता से सिकुड़ा हुआ था। वह गुड़िया खिलौना नहीं है, यह एक पात्र है, एक बुरी आत्मा का। सीमा का खून कोल्डा हो गया। मैं क्या कर सकती हूँ? एक बूढ़े तांत्रिक हैं, एक दूर विलेज में रहते हैं। वह आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें जल्दी करनी होगी। आत्मा मजबूत होती जा रही है। तांत्रिक के विलेज का रास्ता लंबा और कठिन था। सीमा गुड़िया को एक सफेद कपड़े में लपेट कर ले जा रही थी, जैसे कोई शापित अवशेष हो। वह अपनी त्वचा के नीचे उसकी बुरी ऊर्जा को धड़कते हुए महसूस कर सकती थी। वह बस इसे खत्म करना चाहती थी। तांत्रिक विलेज के बाहरी इलाके में एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था।
वह एक कमजोर बूढ़ा आदमी था जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी और तीखी आंखें थीं। उसने ध्यान से सुना जब सीमा ने अपने अनुभव सुनाए। फिर उसने गुड़िया को अपने हाथ में ले लिया। झोपड़ी कोल्डी हो गई। हवा में ऊर्जा की चटक सुनाई देने लगी। तांत्रिक ने ऐसी भाषा में मंत्र बोले जो सीमा नहीं समझती थी। उसकी नजर गुड़िया पर टिकी हुई थी। उसका चेहरा एकाग्रता में सिकुड़ा हुआ था। आत्मा मजबूत है। यह इस गुड़िया से बंधी है। यह डर और दुहक से ताकतवर बनती है। सीमा का दिल बैठ गया। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? एक तरीका है, लेकिन यह खतरनाक होगा। तांत्रिक ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसने जड़ी बूटियां और चूर्ण इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसकी हरकतें तेज और सटीक थीं। फिर उसने चूल्हे में आग जलाई। लपटों ने दीवारों पर भयानक परछाइयां बना दी। वह फिर से मंत्र पढ़ने लगा, इस बार और जोर से। हवा धूप और जलती हुई जड़ी बूटियों की गंध से भर गई। फिर उसने गुड़िया को पकड़ा और उसे आग के ऊपर पकड़ लिया। गुड़िया की आंखें और भी तेज स्पार्कने लगीं, मानो आग को चुनौती दे रही हो। एक अंतिम शक्तिशाली मंत्र के साथ तांत्रिक ने गुड़िया को आग में फेंक दिया। आग की लपटें गरजीं, गुड़िया को एक ज्वलंत आलिंगन में जकड़ लिया। सीमा हांफने लगी। वह महसूस कर सकती थी कि बुरी ताकत गायब हो रही है, मानो वह कभी थी ही नहीं। आग बुझ गई। सिर्फ अंगारों की चटकने की आवाज आ रही थी। तांत्रिक ने सीमा की ओर देखा। उसका चेहरा थकावट से भरा हुआ था। हो गया, आत्मा चली गई है। राख में एक चमक। सीमा घर लौट आई। उसका दिल हफ्तों में पहली बार हल्का महसूस कर रहा था। घर अलग महसूस हो रहा था, शुद्ध। स्नेहा अपने पुराने रूप में लौट आई थी। उस रात सीमा घर आने के बाद से पहली बार चैन की नींद सोई। वह तरोताजा और जीवंत महसूस कर रही थी। जैसे ही सीमा ने अपनी बेटी को खेलते हुए देखा, उसने देखा कि सुबह की रोशनी में कुछ चमक रहा है। यह एक छोटा नीला मनका था। सीमा ने उसे तुरंत पहचान लिया। यह गुड़िया की आंखों में से एक थी। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। तांत्रिक ने कहा था कि आत्मा चली गई है, लेकिन क्या यह सचमुच चली गई थी? भय की दस्तक। जिंदगी सामान्य हो गई, या जितनी सामान्य हो सकती थी उस भयानक अनुभव के बाद। पहाड़ी पर बना घर अब डर की जगह नहीं था। गुड़िया की याद एक बुरे सपने की तरह मन में बनी रही। सीमा को यह एहसास दूर नहीं हो रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। यह सिर्फ तनाव है, वह सब खत्म हो गया। राकेश ने उसे आश्वस्त करने की कोशिश की। नीला मन का सीमा के बेड साइड पर ही रहा। उस बुराई की लगातार याद दिलाता रहा। शर्मा परिवार ने फिर कभी गुड़िया के बारे में बात नहीं की, लेकिन अनुभव ने उन्हें बदल दिया। इसने एक अदृश्य निशान छोड़ दिया। एक भूतिया याद दिलाता है कि कुछ चीजें अछूती रहने के लिए ही बनी हैं। पहाड़ी पर बना घर उनका घर रहा, लेकिन यह अब एक शरण स्थली नहीं था। यह एक ऐसी जगह थी जहां वास्तविक और अलौकिक के बीच का पर्दा पतला महसूस होता था, जहां परछाइयां रहस्य फुसफुसाती थीं और फर्श के हर खटखटाने से उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती थी। गुड़िया की याद, उसकी कोल्डी नीली आंखों के साथ उनके सपनों को डनाइटी रही। अंधेरे में एक खामोश प्रेत उन्हें याद दिलाता है कि कुछ बुराइयां कभी सचमुच नहीं मरती। वे बस प्रतीक्षा करते हैं, परछाइयों में छिपे हुए, फिर से उठने के क्षण के लिए।